सभी साथियों को नमस्कार। आज की हम इस क्लास में राजस्थान सरकार के द्वारा जो कि सभी प्रकार के विभागों, बोर्डों और अध्यापकों के लिए जो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई गई है, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से उसमें प्रोबेशन काल वाले साथियों को काफ़ी शंका है इसमें कि ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, और होगा तो किस प्रकार से होगा। इसके लिए काफ़ी एक्ट डेट से और महीना फिक्स किया गया है कि किस मंथ में आपको एक एप्लीकेशन जनरेट होगा नया, उसके तहत आपको फॉर्म फिल करना होता है और किसी भी कंडीशन के आधार पर बिना फॉर्म फिल किए इस पॉलिसी में आपको छूट नहीं मिलेगी। तो जिन भी साथियों को ट्रांसफ़र करवाना है उनके लिए जनवरी माह में अब ये कह सकते हो जनवरी 2025 में एक फिक्स एक डेट रहेगी जनवरी में, इतनी तारीख से लेकर के इतनी तक, इसके बाद कि कब आपका ट्रांसफ़र होगा। फॉर्म फिल होंगे जनवरी में, फिर इस पर विचार जो कि काउंसलिंग के थ्रू आपके ट्रांसफ़र होंगे। काउंसलिंग में वही वरीयता मिलती है जैसे वरिष्ठ अध्यापक 2022 या पहले की जितनी भर्तियां हैं रीट की, जनवरी, फरवरी, मार्च और लास्ट उन्होंने कहा है अप्रैल तक आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो जो नोटिस में जो बात कही गई है वो यहाँ पर मैं आपके सामने आप देख सकते हो, जो नोटिस में कहा गया है। ठीक है, अप्रैल 2024 को एक मीटिंग आयोजित की गई थी। मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार राज्य की समस्त राजकीय विभागों, उपक्रमों, बोर्ड और निगमों एवं अन्य समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की स्थानांतरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। तो इसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो आगे प्रक्रिया दिखा रखी है, यहाँ तो बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर जो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि इसमें क्या है। इस स्थानांतरण में ऑनलाइन पोर्टल एक सृजित किया जाएगा। एक कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च होगा, एक एप्लीकेशन होगा और इसके द्वारा आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और उसके बाद में आपकी एक स्टेप टू स्टेप प्रक्रिया होगी। अब यहाँ पर आगे आप देख सकते हो दिशा निर्देश में यहाँ पर है, ये भी आपको PDF में मिल जाएगा टेलीग्राम पे। अब यहाँ पर देखें स्थानांतरण संबंधित प्रस्तावित दिशा निर्देश। अब हम दिशा निर्देशों में यहाँ पर आप देख सकते हो जो दिशा निर्देश दे रखे हैं, स्थानांतरण संबंधित प्रस्तावित दिशा निर्देश। प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कुछ नहीं है, जो कि कार्यरत कार्मिकों के सेवा काल के दौरान स्थानांतरण को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी गठित करके, मतलब एक एप्लीकेशन बना करके और एक ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू जो दिशा निर्देश करने हैं, आपको रेगुलेशन फॉलो करने हैं, उससे संबंधित यहाँ पर निर्देश है। यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर जो है निर्देश, यहाँ पर उक्त दिशा निर्देश निम्नांकितों में फर्स्ट है स्थानांतरण दिशा निर्देश राजकीय विभागों, उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, अन्य समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत राजपत्रित और अराजपत्रित। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो गजिटेड ऑफिसर होते हैं वो राजपत्रित होते हैं, नॉन गजिटेड अराजपत्रित होते हैं। दूसरे नंबर है जो में क्लियर लिखा हुआ है कि केवल प्रशिक्षण काल को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले राजकीय कार्मिकों के पर ही लागू होगा। तो जिनका अभी प्रशिक्षण नहीं हुआ है उसका स्थानांतरण, मतलब जिनका प्रोबेशन काल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उनके लिए प्रोबेश स्थानांतरण पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ क्लियर इसमें लिखी गई है दूसरे पॉइंट में कि प्रोबेशन काल में कोई भी साथी का ट्रांसफ़र नहीं होगा, और किनका होगा इसके बारे में इसमें आगे डिटेल से बताया है। तो आप देखते चलें इसको, थोड़ा पूरे निर्देशों को यहाँ पर बारी से हम देखेंगे। स्थानांतरण प्रक्रिया, अब यहाँ पर मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो कि काम की हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। ये फर्स्ट लाइन, इसमें कुछ नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री और अनुमोदन द्वारा प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
सेकंड लाइनों को आप देखें, ये थोड़ा काम का है। सभी विभागों द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से, सभी विभागों में काउंसलिंग के माध्यम से स्थानांतरित किए जाने वाले योग्य पद स्थान जिले में संभव रिक्त पदों का विवरण प्रति वर्ष 15 जनवरी तक अपनी वेबसाइट नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन किया जाएगा। तो जो भी यहाँ पर खाली जो रिक्त पद है उनकी सूचना आपको पोर्टल पर कितने तारीख तक मिलेगी? 15 जनवरी तक। एक पोर्टल ही बनेगा जिसके अंदर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। विभागीय स्तर पर प्रशासनिक आधार पर भरे जाने वाले पदों को नोटिफाई करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको ऐप पे ही सारी सूचना मिलती रहेगी। इसके बाद इसमें आगे आप देखें कि 3rd नंबर पॉइंट पर विभागों के स्तर पर तैयार नीति निर्देशों में राजपत्रित और अराजपत्रित कार्मिकों में विभिन्न, राजपत्रित में सिर्फ फर्स्ट ग्रेड और प्रिंसिपल आते हैं, फर्स्ट ग्रेड और प्रिंसिपल, ठीक है। और महत्व को ध्यान में रखते हुए सुसंगत प्रावधानों करते हुए नीति में पोर्टल में पृथक पृथक व्यवस्था की गई है कि जो भी पोर्टल बनेगा उसमें क्लियरली सारी चीज़ों के बारे में एकदम अलग अलग निर्देश होंगे। अब इसके अलावा और भी इसमें काफ़ी निर्देश दिए हुए हैं। 4थे नंबर पॉइंट है, इसमें 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया हुआ है जिनको आपको ध्यान रखना है। 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी में वो हैं जहां 2000 से अधिक कर्मचारी हैं, बी में वो हैं जहां 2000 से कम कर्मचारी हैं। तो चौथा पॉइंट कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अगला इसमें 5वां देखो, 5वां है, इसमें थोड़ा सा आप चर्चा देखते रहें। 5वां, कार्मिक का स्थानांतरण समकक्ष पदों पर होगा, बिल्कुल समकक्ष पर होगा। यदि 3rd ग्रेड है तो 3rd ग्रेड में, 2nd ग्रेड है तो 2nd ग्रेड में होगा। उच्च और निम्न पदों पर नहीं किया जाएगा। कभी कभी हमें ये होता है, हमें आवश्यकता के अनुसार कि वह उस स्कूल में 3rd ग्रेड का L2 का पद खाली है तो हम 2nd ग्रेड भी L2 पर आने की कोशिश करते हैं ट्रांसफ़र के लिए। 6 नंबर पे है, विभाग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को सेवा काल में कम से कम 2 वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में विभागीय समकक्ष पदों पर आवश्यक रूप से पदस्थापित रखा जावे। तो ये वही काल है, प्रोबेशन काल की बात कर रहा है ये, जो कि ऑफिसों में वर्क करते हैं उनके लिए है ये, ठीक है। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यालय पद नहीं होते हैं उनके लिए ये लागू नहीं होता, ये सिटीज़ के लिए होता है ओनली। 7वां है, विभाग द्वारा DOIT के संपर्क से अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ऑनलाइन पोर्टल का सृजन कराएंगे। यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा आप इसे भरेंगे और ये आपको साइट पे मिलता रहेगा। 8वां है, DOIT की विभागों के प्रस्तावित अनुसार तकनीकी प्रावधान करते हुए एक बेहद ऑनलाइन पोर्टल सृजित किया जाएगा। 1 जनवरी से 30 जनवरी तक पोर्टल या वेबसाइट पर स्थानांतरण हेतु संभव रिक्त पदों को दर्शित किया जाएगा। थोड़ा सा उसमें मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पर जो निर्देश हैं वो क्या है वो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि 8वें नंबर पे आप कि 1 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक यहाँ पोर्टल पर आपको स्थानांतरण हेतु रिक्त पद कितने हैं और कौन कौन सी जगह पर है, ये सारी सूचनाएं इन पे मिल जाएगी। स्थानांतरण के इच्छुक कार्मिकों को उक्त निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा प्रति वर्ष 1 फरवरी से 28 फरवरी तक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। क्षमा चाहूँगा, उसमें मैंने जनवरी कहा था, इसमें ध्यान रखें यहाँ पे कि 1 फरवरी से 28 फरवरी तक आपको ऑनलाइन फिल करना है। अब आपको पता है ये टाइम निकल गया तो ये प्रक्रिया होगी 2025 में, इसमें नहीं होगी। और आवेदन पत्र के अभाव में स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा, ये बात क्लियर कही है। तो जो भी साथी ट्रांसफ़र करवाने चाहते हैं वो मुख्य विशेष रूप से इसको ज़रूर फिल करेंगे, क्योंकि इसके अभाव में विचार नहीं किया जाएगा, ये बात इसने क्लियर लिखी हुई है। आप इसका 9वां पॉइंट को आप देखें, स्थानांतरण आवेदन पत्र में प्राप्त होने पर विभाग द्वारा इच्छित जिला स्थान जैसी स्थिति हो तो स्थानांतरण हेतु उपरोक्त दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 1 मार्च से 31 मार्च तक इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। ध्यान रखना 1 मार्च से 31 मार्च तक आपकी होगी काउंसलिंग, तो वो चीज़ें आप थोड़ा सा हटा लें। जनवरी में आपका पदों को सूचित हो जाएगी कितने पद खाली हैं और कौन सी जगह पर खाली है। फरवरी में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होता है, मार्च में आपकी काउंसलिंग होगी और अप्रैल तक 30 अप्रैल तक, देखो अधिकतम कहा है मैक्सिमम 30 अप्रैल तक स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए जाएंगे। आवेदन करने वाले कार्मिकों को काउंसलिंग में ही सम्मिलित किया जाएगा। वही जैसे आप 2nd ग्रेड में काउंसलिंग करा के आए हो वैसे ही ये चीज़ें 2nd ग्रेड 1st ग्रेड रीट में जो काउंसलिंग हुई है सेम यहाँ पर होगा। और काउंसलिंग में भी वरीयता मिलेगी, वो देखो यहाँ पर क्लियरली दिशा निर्देश दिए हुए हैं जिन्हें आप फॉर्मेट नंबर 10 में पढ़ेंगे।
विभाग द्वारा काउंसलिंग के कार्रवाई में स्थानांतरण हेतु सर्वप्रथम प्राथमिकता से दिव्यांगजन, फिर विधवा को, फिर परित्यक्ता को, फिर एकल महिला जो अनमैरिड होती हैं, अनमैरिड जितने भी हैं वो कर सकते हैं ये चीज़ें। भूतपूर्व सैनिकों को, एक्स सर्विसमैन को भी उसमें वरीयता दी गई है, उत्कृष्ट खिलाड़ी को भी दी गई है, और पति पत्नी प्रकरण यदि दोनों गवर्नमेंट में हैं, राजस्थान गवर्नमेंट में होना मस्ट है ये। वह असाध्य रोग से पीड़ित आवेदकों, अब असाध्य रोग कौन से होते हैं इसके बारे में आगे चर्चा की गई है इसमें। शहीद के आश्रित सदस्य दूरस्थ डार्क जोन हार्ड एरिया में नियत अवधि तक कार्यरत कार्मिकों को बुलाया जाएगा। अब इसमें क्या है कि पॉलिसी बन जाएगी कि भाई ये साथियों को जब काउंसलिंग होती है उस पॉलिसी में, तो पॉलिसी ऐसा है कि पहले इनको वरीयता दी जाएगी और इनको काउंसलिंग पे बुलाया जाएगा, फिर उन पे विचार किया जाएगा कि वास्तविकता में ये ज़्यादा प्रभावशाली हैं, मतलब ज़्यादा परेशानी का है, उनको यहाँ पर लिया जाता है काउंसलिंग में। अब इसमें आगे आप निर्देशों को आप पढ़ते चलें आगे, एक एक को मैं काफ़ी डिटेल से यहाँ पर समय ज़रूर लग सकता है इसमें, पर पूरा अच्छे से क्लियर करना चाहूँगा। तदुपरांत शेष आवेदकों को बच्चे कौन से, सामान्य महिला बच गई, सामान्य का मतलब सभी प्रकार की महिलाएं, और लास्ट में बचते हैं पुरुष वर्ग, उनको काउंसलिंग में बुलाकर उनकी पारिवारिक परिस्थिति, ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। पारिवारिक परिस्थिति का मतलब है घर के माता पिता, और यदि वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट है अपने घर पे, उन परिस्थितियों को देखते हुए भी आपको वरीयता मिलेगी। उनके जस्ट बाद अन्य महत्वपूर्ण आधारों को ध्यान में रखते हुए गुणा व गुण का विभाग के समक्ष स्तर पर निर्णय ले जाकर के ट्रांसफ़र किया जाएगा। मैंने पॉइंट दिया था उसमें असाध्य रोग के बारे में है, तो वो देख सकते हो यहाँ पर। दुर्बल बीमारी जैसे कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण और हृदय शल्य चिकित्सा, ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी तथा डायलिसिस। किसी को गुर्दे या यकृत में दान किया है उनको कोऑपरेशन में प्रथम 3 वर्षों के लिए। मनोचिकित्सक रोगी, लकवा और स्थायी निःशक्तता, अंधापन की भी इसमें बात कही है, अंधापन, ठीक है, अंधापन है, मूक बधिर है, मानसिक निःशक्तता और स्वैलीन अथवा बहुआयामी निःशक्तता। तो देखो बहुआयामी निःशक्तता का मतलब है मानसिक के अलावा और भी प्रकार की हो सकती हैं, शारीरिक मानसिक, ठीक है, मानसिक है तो शारीरिक भी हो सकती हैं। आप इसमें 12वें पॉइंट पर आप और देखें, 12वें पे स्थानांतरण करने वाले प्राधिकारी को इस तत्व का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि किसी स्थानांतरण से कोई कार्यालय कार्मिक रहित ना हो जाए। ये भी बात ध्यान रखें कि यदि किसी ऑफिस में यदि आप ही अकेले ही वर्क कर रहे हो, अकेले ही एक ही है उसमें, तो उस कंडीशन में नहीं होगा ट्रांसफ़र। ये क्लियर बात इसने कही है, अर्थात एकल कार्मिक वाले कार्यालयों को उचित रिप्लेसमेंट मिलने पर ही स्थानांतरित होगा। उचित का मतलब है वहाँ पर किसी की उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है, उसके बाद आपका वहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। ये बात इसमें क्लियर कही गई है। 13 नंबर पे है, विभाग द्वारा काउंसलिंग में संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्डों को सुरक्षित रखा जाएगा। अब मैं आपको बता दूं इस चीज़ में कि कौन से रिकॉर्डों की बात कर रहा है ये, जो भी आप जिस बीमारी के जिस कारण से आप ट्रांसफ़र के लिए अपनी प्रमाणिकता योग्यता को प्रमाणित करते हो, उस दस्तावेजों को यहाँ पर मांगने की कह रहा है। 14वें नंबर पे है, दूरस्थ जिलों डार्क जोन आहड़ एरिया में कार्यरत कर्मचारियों को गुणा व गुणमेश पर समीक्षा के आधार पर एक निश्चित सेवा अवधि के उपरांत, निश्चित सेवा का मतलब कम से कम प्रोविशन तो आप मान करके चलें, स्थान पर स्थानांतरण हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। दूरस्थ जिले डार्क जोन हार्ड एरिया का चिन्हीकरण निर्धारित अधिक अंक से रहने वाले, यदि उनको देखो सीधी बात है 10 साल यदि हो जाते हैं तो निश्चित रूप से वो 100% चाहे वो कोई सी भी ग्रेड के हों वो ट्रांसफ़र के हकदार हैं। सबसे पहले अधिक निर्धारण संख्या में रिक्त रहने वाले पदों की स्थिति, विषम परिस्थिति और विभागों द्वारा निर्धारित अन्य मापदंडों को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा सक्षम स्तर पर किया जाएगा। ये काम है जो कि निर्देश पॉलिसी में किया गया है। आगे भी आप देख सकते हो। इसके लिए देखो, हाँ, अब इसमें जो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवेशन काल वालों के लिए, प्रोवेशन काल वालों के लिए इसमें पॉइंट में क्लियर बात कही गई है। क्या है, स्वयं के आवेदन पर स्थानांतरण करना आपको पड़ेगा, ऑनलाइन आवेदन। कार्मिक स्थानांतरण हेतु आवेदक वर्तमान पदस्थापन की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही आवेदन कर सकेगा। ठीक है,
2 वर्ष पूर्ण की गणना प्रति वर्ष 1 अप्रैल को मानी जाएगी। ध्यान रखना, आपकी जो गणना की जाती है वो 1 अप्रैल तक, 1 अप्रैल को मानी जाएगी, इससे पहले नहीं मानी जा सकती। किसी वर्ष विशेष में 1 अप्रैल को 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने वाले कार्मिक उक्त वर्ष में आवेदन कर सकेगा। अब किसी साथी की यदि अप्रैल में होती है, आपको पता अप्रैल में कहा है, किसी की यदि अप्रैल के बाद मई में होती है तो ये आपके लिए लॉस का विषय होगा, क्योंकि मई में है तो मई के लिए एक सिचुएशन ये रहेगी कि मई अब ये अगली साल ही होगा, क्योंकि ये पॉलिसी के अकॉर्डिंग आगे इसमें देखो कहा है, ये जो मेन पॉइंट है वो आप पढ़े एक बार। आवेदन कर सकेगा परंतु निम्नांकित विशेष श्रेणियों के कार्मिक 2 वर्ष की अवधि से पूर्व, यहाँ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूर्व लिखा गया है क्लियर, कि विशेष श्रेणी का मतलब ये जो 2 श्रेणी है कि 2 वर्ष की अवधि से पूर्ण स्थानांतरण हेतु आवेदन कर सकता है। पूर्व का मतलब प्रोबेशन काल में भी वो आवेदन कर सकता है। कौन कर सकता है? दिव्यांगजन, विधवा महिलाएं, परित्यक्ता, तलाकशुदा और एकल महिला। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो ये रहा, एकल महिलाएं सबसे ज़्यादा है जो कि अनमैरिड होती हैं। अनमैरिड जितनी भी हैं महिलाएं जो हैं अनमैरिड गर्ल्स, वो सारे कैंडिडेट, वो सभी के लिए मतलब 2 साल पूरे होने से पहले भी अर्थात प्रोबेशन काल में भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो और आपको यहाँ पर वरीयता भी मिलेगी, काउंसलिंग में वरीयता भी मिलेगी। ये बात भी इसने अभी कुछ देर पहले कही है। तो ये आप विशेष स्पेशली और काफ़ी खुशी की न्यूज़ ये है कि इन कैटेगरीज के साथ ही विशेष रूप से ध्यान रखें 1 अप्रैल से पहले, ठीक है, आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने काम के हैं आपके 1 से लेकर के 4 तक के, उनमें आप विशेष रूप से इसका ध्यान रखेंगे और ये सारी सूचनाएं कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलती रहेगी। ठीक है, जैसे भी आएगी सूचना वो आपको यहाँ पर मैं देता रहूँगा। ठीक है, इसके बाद आगे आप देखें, अब इसमें मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मस्ट है कि मेडिकल बोर्ड के द्वारा प्रमाणित असाध्य रोग से पीड़ित होने पर ही इनको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इसमें अच्छा सुनो, इसमें जो चीज़ें दे रखी हैं उसको थोड़ा सा एक वो देखो। अभी 2 पॉइंट अभी हमने पढ़े थे, उसमें हमने ये देखा कि एक तो है इसमें देखो, फर्स्ट जो पॉइंट था दिव्यांग है, दूसरा विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला है और तीसरा भी है जिसको भी आपको ध्यान रखना है। वो क्या है देखें आप एक बार, तीसरा जो पॉइंट है वो आप यहाँ पर देखें, मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित असाध्य रोग से पीड़ित स्वयं, पति, पत्नी और आश्रित संतान एवं माता पिता। ध्यान रखना, इसके अंदर जिनके माता पिता आपको सिर्फ एकल के लिए ही लागू है। अब इसमें जैसे कोई भी साथी है जिसके माता पिता अकेले कहीं भी ऐसी जगह मतलब परेशानी फील हो रही है उनको, वो भी आश्रित संतान एवं माता पिता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप प्रोबेशन काल में भी ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हो। ये कह सकते हो कि माता पिता को परेशानी हो, ये समस्याएं उनको हो सकती है। ठीक है, लेकिन उनके लिए आपको क्या देना होगा? मेडिकल बोर्ड से द्वारा असाध्य रोग से पीड़ित सर्टिफिकेट देना होगा। इसमें देखो, दुर्लभ बीमारी, कैंसर, गुर्दा, इनसे पीड़ित हो सकता है, किसी गुर्दे की यकृत, या भी हमने पढ़ चुके हैं मनोरोग, लकवा, स्थायी अंधपता, ये माता पिता को भी हो सकती हैं। यदि माता पिता को भी अगर ये कंडीशन है तो वो भी प्रोबेशन काल के दौरान, वो भी प्रोबेशन में क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है, ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन दे सकता है प्रोबेशन काल में भी, अगर इन चीज़ों से रिलेटेड है तो। पति पत्नी प्रकरण भी हो सकता है, आश्रित संतान भी हो सकती है और माता पिता भी हो सकते हैं। आश्रित संतान से मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपके बच्चों से रिलेटेड है। यदि किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी है और ये रोगों से यदि पीड़ित है तो वो भी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकता है प्रोबेशन काल में। ठीक है साथियों, आगे इसमें और देख सकते हो, और भी कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक कर सकते हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी कर सकते हैं, पति पत्नी यदि अलग अलग जगह प्रतिस्थापित है, बहुत अच्छी बात कही है, अलग अलग यदि प्रतिस्थापित हैं तब भी संभव है, उन्हें एक जिले में जैसी स्थिति संभव हो स्थानांतरित करेगा। वेरी मोस्ट पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है कि दोनों पति पत्नी दोनों गवर्नमेंट में है तो उनके लिए है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी कर सकता है, एक्स सर्विसमैन भी ट्रांसफ़र करवा सकता है प्रोबेशन काल में। उत्कृष्ट खिलाड़ी है वो भी करवा सकता है। शहीद के आश्रित परिवार का सदस्य होने की स्थिति में, अच्छा
ये ध्यान रखना, यदि आपके फैमिली में कोई भी शहीद हो गया है और उसके संरक्षण के लिए आपको आप ही हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो प्रोबेशन काल के बाल में। इसके अलावा है दूरस्थ जिलों, डार्क जोन और हार्ड एरिया में कार्यरत कार्मिकों जिन्होंने नियत अवधि तक कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं। नियत अवधि तक का मतलब यहाँ पर वो है नियत अवधि तक का, ठीक है, नियत अवधि तक का बात कर रहा हूँ मैं आपको, जिसके जैसे 5 साल या 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 10 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, वो सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा और भी हमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण, प्रशासनिक आधार पर कैसे होती है वो यहाँ पर आप देखें। कार्मिकों को एक स्थान पर कार्यरत रहते हुए 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक का समय हो गया है तो प्रशासनिक आधार पर उनका स्थानांतरण किया जा सकेगा, परंतु 3 वर्ष की अवधि से पूर्व स्थानांतरण निम्नांकित परिस्थितियों में हो सकता है, वो आप यहाँ पर देखें। कार्मिकों के खिलाफ ऐसी गंभीर शिकायत हो तो प्रारंभिक जाँच में प्रथम दृष्टया सही पाई गई हो, कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्य हो, विचाराधीन होने पर अन्यत्र स्थानांतरण किया जा सकेगा ताकि कार्मिक द्वारा जांच को प्रभावित नहीं किया जा सके। तीसरे नंबर पे है कर्मचारी की पदोन्नति हेतु जहां तक संभव हो पदोन्नति कर्मचारी को रिक्त स्थान पर पदस्थापित किया जाएगा। जो आपकी डीपीसी होती है उसकी बात कर रहा है ये, जो डीपीसी होती है उसके लिए बात है कि उसमें जो ऐसी कंडीशंस होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से पद को है, रिक्त पदों में रहती है कंडीशंस। ठीक है, इसके अलावा और आगे आप इसमें विशेष प्रकरण है उसमें भी आप देख सकते हो, यदि कोई एपीओ की स्थिति हो। देखो, कार्मिक एक विभाग से दूसरे विभाग में अंतर विभागीय समायोजन की स्थिति में हो, न्यायिक प्रकरणों के मामले में पद की समाप्ति या कर्मचारी को पदोन्नति के लिए नवनियुक्त कर्मचारियों को यथासंभव विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों की प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो नवे कार्मिकों को भी प्रतिस्थापित किया जा सकता है, विशेष स्पेशल केसेस के अंतर्गत की बात कर रहा है ये। एपीओ जब होता है उस कंडीशन में भी किया जा सकता है। इसके अलावा सामान्य दिशा निर्देश हैं, इनको आप एक बार थोड़ा सा देखेंगे। सामान्य दिशा निर्देश हैं कि किसी थोड़ा पूरा देखें इसको, तो कार्मिक के स्थानांतरण, काउंसलिंग एवं स्वयं के आवेदन ये प्रशासनिक कारण से प्रति वर्ष 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक की अवधि में दिशा निर्देश हेतु स्थानांतरण प्रक्रिया के बिंदु 8 से 9 वर्णित अनुरूप किए जाएंगे। स्थानांतरण करते समय निम्नानुसार दिशा निर्देश पालन होंगे। जो उस समय जो ट्रांसफ़र होंगे उसके लिए दिशा निर्देश हैं ये पूरे, कि किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या इससे कम अवधि रह गई है तो उसका स्थानांतरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। क्लियर बात कही गई है, 1 वर्ष या इससे कम पर, परंतु यदि कार्मिक स्वयं स्थापन के इच्छुक है तो स्थानांतरण किया जा सकेगा। सेवानिवृत्ति की बात कर रहा है ये, यदि 1 वर्ष या इससे कम है तो नहीं किया जाएगा, और यदि कार्मिक स्वयं ही चाहता है तो उस कंडीशन में हो सकता है। रिटायरमेंट की बात कर रहा है ये। दूसरा है कार्मिक किसी स्थान पर स्थानांतरण होने के बाद उसी स्थान पर पुनः 2 वर्ष पूर्व पुनः स्थानांतरित या पदस्थापित नहीं किया जा सकेगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि कार्मिक का किसी स्थान पर स्थानांतरण यदि हो गया तो उसी स्थान पर 2 वर्ष पूर्व पुनः स्थानांतरण या पदस्थापित नहीं किया जा सकेगा। थर्ड जो लाइन है कि यदि सुनिश्चित किया जाता है कि किसी विभाग में एक कार्मिक एक ही कार्यालय अनुभाग में लगातार 5 वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रहे, 5 वर्ष पश्चात स्थान बदलने की अनिवार्यता का प्रावधान नहीं है, परंतु कार्यालय और अनुभाग से 5 वर्ष के निरंतर ठहराव के पश्चात आवश्यक रूप से कार्मिक का स्थानांतरण कर दिया जावे। कार्मिक के स्वयं के आवेदन पर 5 वर्ष के बाद में वो चाहे तो करवा सकता है। तो 5 वर्ष की कंडीशनों को आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अगला है कार्मिक को, बस लास्ट खत्म है ये, कुछ कार्मिकों का स्थानांतरण समान पद पर ही किया जाएगा। कार्य व्यवस्था को आधार बनाकर कार्मिक का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। यदि स्थानांतरण करना आवश्यक है तो प्रशासनिक सुधार से पूर्व अनुमति के आधार पर किया जाएगा। देखो, कार्य व्यवस्था के आधार पर नहीं क्या होता है, ये एक जो पॉलिसी दिखा रखी है उसी के आधार पर इनका ट्रांसफ़र होगा। अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिकों के, अच्छा जो टीएसपी से नॉन टीएसपी जो है उनके लिए जो पहले के यथावत कानून है, ठीक है, उन्हीं में ट्रांसफ़र होगा, अर्थात 7-8 साल तक नहीं होते हैं तो वो नहीं होंगे। 7 साल के लिए शायद है नियम, ठीक है, कन्फर्म मैं इसको देख करके बता पाऊँगा आपको, लेकिन 7 साल का ऐसा नियम है। उसके बाद ही ट्रांसफ़र पॉसिबल होते हैं टीएसपी से नॉन टीएसपी में, या फिर नॉन टीएसपी से टीएसपी में। इसके अलावा
पर्यवेक्षक ये कोई इतना वो नहीं है, ठीक है। और स्थानांतर दिशा निर्देश इसमें देखो क्लियर है कि तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, तो हमें भी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये लागू हों और ताकि सभी साथियों को, आप साथियों को ये हो, ठीक है साथियों। तो ये इसमें पूरी बात कही गई थी जिसको आपने देखा भी, ठीक है। और एक सामान्य प्रोसेस के तहत सभी साथियों का ट्रांसफर होगा, जो पहले थे ही विधायकों के थ्रू। उस पे इस जो नोटिफिकेशन आपने देखा, कहीं भी इस बात पे कोई चर्चा नहीं की गई थी। तो ठीक है साथियों, फिर जैसे भी और कोई अपडेट आती है तो निश्चित रूप से आपको बताई जाएगी। इसके लिए आप